वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज आप लोगों के लिए मैं बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए राजनीति शास्त्र जो पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं उनके लिए न्यू मॉडल पेपर लेके आया हूं, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उनके लिए। और सबसे अहम बात ये रहेगी कि कुछ छात्र छात्राएँ ये कह रहे थे कि सर मॉडल पेपर राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस का आप बना दो। तो आज मैं थोड़ा इसमें इस बात पे टॉपिक करूँगा कि ये कितने अच्छे क्वेश्चंस में आपको लेके आएगा और पेपर में कितने सहयोगी होंगे आपके पेपर में। तो चलिए लेके चलते हैं आपके यानी कि क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की तरफ, मॉडल पेपर की तरफ। यानी कि इसमें आपके इस मॉडल पेपर के अंतर्गत आपको जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो सबसे ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आप लोगों को तैयारी करने में हेजिटेशन आएगी। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और ज़रूर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। बात करते हैं आपके, ये रहा कुछ आपका क्वेश्चन पेपर आपका आपके सामने खुल के आया है। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि तृतीय प्रश्न पत्र है आपका, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसको कहते हैं हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस। यानी कि नोट सभी प्रश्नों यानी सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आ यानी सेक्शन ए में ये आपका, इसमें बता दूं कि सबसे पहले 3 सेक्शन में आपका डिवाइड है। यानी कि पहला आपका आता है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी खंड आ, खंड बा और खंड सा। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, कैसे कैसे हैं वो आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। फिर आपका खंड आ में आपको बताने वाले हैं कि नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। पहला क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि पहले का पहला आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत होता क्या है आइए आपको बताते हैं। इसमें थोड़ा सा आपका टॉपिक लिखना है। अब आपको इसमें बताते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत यानी कि विचारवाद या आदर्शवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है जिनके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना के अभिव्यक्ति हैं। सृष्टि की सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु मूल चेतना है। आदर्शवाद जड़ता या भौतिकवाद का विपरीत सिद्धांत है। यानी कि आदर्शवाद क्या है आपका, ये सिद्धांत है। यह आत्मिक यानी कि यह आत्मिक अभौतिक के प्राथमिक होने तथा भौतिक द्वितीयक होने के सिद्धांत का अपना आधार बनाता है, जो उसे देश काल यानी कि जो उसे देश काल में जगत के परिमितता और जगत की ईश्वर द्वारा रचना के विषय में धर्म जड़ सूत्र के निकट पहुंचाता है। वही हम आदर्शवादी या चेतना को प्रकृति के अलग अलग देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप वह मानव चेतना और संज्ञान की प्रक्रिया को अनिवार्यता या रहस्यमय बनाता है और अक्सर संशयवाद अज्ञेयवाद की तरफ बढ़ता है। तो यही हमारी आदर्शवाद और आदर्शवादी सिद्धांत के जो मूल सिद्धांत है उसको मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ। और इसके थोड़ा अलग अलग होते हैं कि आदर्शवाद की जो धारणाएं हैं, मूल धारणाएं कौन कौन सी हैं, आदर्शवाद के मूल्यांकन हैं और इस तरीके से। तो ये आपके ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपको जो सेक्शन ए में लिखना है तो आपको थोड़ा टॉपिक में लिखना है। फिर दूसरा आपका आता है चतुष्पद। क्या आता है आपका, आपका आता है चतुष्पद। इसमें आपका चतुष्पद होता है 11 करणों में एक करण चतुष्पद नाम से हुए है। चतुष्पद करण कठोर और असामान्य कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। इस करण को भी हम एक शुभ करण की श्रेणी में ही रखा जाते हैं। जो चतुष्करण में जन्म लेने वाला व्यक्ति धार्मिक आस्था युक्त होता है, उसे धर्म कर्म की विशेष रुचि होती है, देवता और शिक्षक जनों का सम्मान करता है और वरिष्ठ जनों के अनुभव से लाभ उठाने का होता है। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल साइंस का होता है तो उसके अलग थोड़ा जानने को मिलता है कि चतुष्पद में जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से, जो आपका मान लो जैसे यहाँ पे सार्क में आता है तो इसमें जो श्रेणी चतुष्पद का दिया गया है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत धार्मिक शिक्षाओं के धार्मिक में और शिक्षाओं के और उसके अंदर धर्म कर्म से अनुभव को लाभ उठाने शिक्षक जनों के लिए रचनात्मक कलात्मक गुणों से युक्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें चतुष्पद में मिलता है। और अब ये आपका छोटा सा था, उसके बाद में फिर आपको बताएंगे इसमें सार्क क्या है। सार्क में आपको बताएंगे, ये आपका पहला फुल फॉर्म, तो इसका पहले सार्क होता क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है।
द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, यानी कि 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देशों जैसे आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। उसके बाद अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए और 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। तो ये आपका सार्क से संबंधित था। अब बात करेंगे आपका चौथा क्वेश्चन आसियान का। आसियान में क्या पूछा जाता है आपका? आसियान आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है। दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्यों देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और एशिया में अपने सदस्यों और अन्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य और शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। आसियान का प्रथम उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाना और सामाजिक जागृति, संस्कृति विकास को माध्यम से था। एक माध्यम से उद्देश्य कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत के आधार पर क्षेत्रीय शांति की स्थिरता को बढ़ावा देना है। दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से कुछ साथ आसियान ने आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में दिया है। 2003 में आसियान यूरोप के संग, यानी 2003 में आसियान के यूरोपीय संघ के रास्ते पर चला गया 3 स्तंभों वाले आसियान समुदाय की स्थापना को सहमत होकर आसियान सुरक्षा का समुदाय है वो आपका माना जाता है। इसमें आसियान ध्वज और प्रतीक चिन्ह में चावल के 10 डंठल एकजुटता से बंधे 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं इसका जो सचिवालय है यानी कि मुख्यालय वो जकार्ता में है और इसमें 10 देशों की सदस्यता है। महासचिव इसके इस समय लिक जा खोई हैं और स्थापना आपका बैंकॉक यानी घोषणा में 8 अगस्त 1967 में स्थापना हुआ और चार्टर जिसका यानी कि चार्ट जो एक्ट हुआ वो 16 दिसंबर 2008 में कंप्लीट हुआ। तो जिसका जो चार्टर एक्ट हुआ उसके बाद में आपकी इसमें तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्थापना और कितने देश हैं इसमें आपके 10 सदस्यता हैं। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये देश आपके आसियान के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं शक्ति के तत्व। इसमें आपको पहले शक्ति जानना है, शक्ति होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को राष्ट्र का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना है जिसमें चारों ओर किसी विदेश नीति के विभिन्न पहलू को चक्कर काटते हैं। राष्ट्रीय शक्ति का वह क्षमता जिसके बल वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा से अनुरूप कार्य कर लेता है, यही अपना शक्ति है। यानी कि पहला आपका शक्ति के कई तत्व हैं। पहले आपका भूगोल आता है। भूगोल में क्या है कि राष्ट्रीय भूमि का आकार स्वयं में एक शक्ति का तत्व है। पहला क्या है आपका शक्ति, जो 1937 से 1945 में जापान से चीन उससे विशाल आकार के कारण नहीं कुचल सका। तो ये आपका पहला आपका भूगोल आ गया। दूसरा आपका आता है प्राकृतिक संसाधन। तीसरा आपका आता है जनसंख्या, यानी शक्ति के तत्व जो आपके हैं। पहला आपका क्या आता है भूगोल, दूसरा जनसंख्या संसाधन आता है, तीसरा आपका आता है जनसंख्या। उसके बाद में फिर चौथा आपका आता है तकनीकी और फिर उसके बाद में आपका आता है पांचवा जो है वो विचारधारा आपकी आती है। तो ये आपके शक्ति के तत्व हैं। और फिर आपका छठवां आता है राष्ट्रीय चरित्र, सातवां आपका आता है नेतृत्व, आठवां आपका आता है कूटनीति और नौवां आपका आता है सैनिक तैयारी। तो इस तरीके से आपका जो शक्ति के तत्व हैं वो यहाँ पे आपको मैंने 9 भाग में डिवाइड है। यानी कि शक्ति के बारे में मैंने बताया, फिर शक्ति में आपको भूगोल बताया, उसके बाद में फिर उसके अन्य यानी कि जो उनके तत्व हैं वो आपके तत्व में भूगोल भी आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका भूगोल आता है। तो इस तरीके से आपका शक्ति के तत्व जो है वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन जो संघ है वो मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों यानी कि जो आपका यूरोपीय वो 27 देशों के अंतर्गत आता है। वो आपका यानी कि 27 देशों में
का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ की के कई सभी राष्ट्रों में पर लागू होती है। इसके अभ्युदय यानी 1 जनवरी 1957 में रोम के संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से यह यूरोपीय देशों के आर्थिक भागीदारी से हुआ था। तब से इस सदस्य देशों की संख्या लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और इसके नीतियों में बहुत से परिवर्तन शामिल किए गए हैं। 1992 में maastricht संधि द्वारा इसके आधुनिक वैधानिक स्वरूप की नींव दिसंबर 2009 में लिस्बन समझौता, जिसके द्वारा इसमें और व्यापक सुधारों की प्रक्रिया 1 जनवरी 2008 से शुरू की गई। फिर उसके बाद में आपका आता है, इसमें कितने देश हैं आपके यूरोपीय संघ के, यूरोपियन जो आपके हैं ये आपका 27 देशों से मिलकर बना है। अब आपका बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि। क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि? अब आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में थोड़ा बताएंगे। उसके अंदर आंशिक परीक्षण संधि, फिर नवशीत युद्ध और चीन का सिल्क रोड। तो इसमें आपको मैं 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ भी। पहले आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि से आशय उन नियमों से है जो स्वतंत्र देशों के बीच परस्पर संबंधों विवादों के निपटारे के लिए लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि किसी देश के अपने कानून से इस अर्थ से भिन्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि 2 देशों के संबंधों के लिए लागू होता है, न कि 2 या अधिक नागरिकों के बीच। इसके कई विधि हैं। एक तो आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि निजी तथा सार्वजनिक होता है, फिर सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि आता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की संहिताकरण, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय, अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर, और उसके बाद में फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि के काल्पनिक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन। तो इस तरीके से आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि हो गया। अब आपको बताएंगे इसमें आंशिक परीक्षण संधि, यानी आंशिक परीक्षण संधि। अब आपका आता है आंशिक परीक्षण संधि। आंशिक परीक्षण संधि में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध 1963 में संधि पर प्रतिबंध लगाने वाला परमाणु हथियार परीक्षण संक्षिप्त नाम है, जो बाहरी अंतरिक्ष पर पानी के नीचे है, जिसने परमाणु हथियारों के सभी परीक्षण विस्फोटों को प्रतिबंधित किया है सिवाय उन लोगों जो भूमिगत किए गए हैं। इसे सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में भी संक्षिप्त किया गया। हालांकि बाद में व्याप्त परमाणु परीक्षण प्रतिबंध का भी उल्लेख हो सकता है, जो पार्टियों को पुष्टि करने के लिए पीटीबीटी सफल रहा है। यहाँ पे आपको बता दें कि वार्ता शुरू में एक व्याप्त प्रतिबंध पर केंद्रित था, लेकिन भूमिगत परीक्षणों को पता लगाने के प्रसार सत्यापन में विधियों को घुसपैठ पर सोवियत चिंताओं के आसपास तकनीकी सवालों के कारण इसे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आपका आता है कि परीक्षण प्रतिबंध के प्रोत्साहन परमाणु परीक्षणों की भयावहता विशेष के रूप में थर्मोन्यूक्लियर हथियारों के परीक्षण के परिणामों की बढ़ती सार्वजनिक चिंताओं को द्वारा प्रदान किया गया था। अब आपका आता है नवशीत युद्ध। नवशीत युद्ध के बारे में थोड़ा बताएंगे आपको यहाँ पे। अब आपको नवशीत युद्ध, शीत युद्ध का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी 2 महाशक्तियों, यानी एक और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक, और दूसरी ओर सोवियत संघ जो कि साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था, का नाम आता है। इस प्रकार शीत युद्ध 2 शक्तिशाली विचारधाराओं के मध्य का युद्ध था। ज्ञात हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पटल पर बहुत से नए राष्ट्रों का उदय हुआ था। यह दोनों महाशक्तियों इन नवोदित राष्ट्रों की अपनी विचारधारा में मिलाना चाहते थे। इस समय इन नवोदित राष्ट्रों को विकास करने के लिए आर्थिक और राजनीतिक सहायता की आवश्यकता थी, जिसका लाभ उठाकर दोनों महाशक्तियों ने इस सहायता के नाम पर राष्ट्रों के सैन्य संधि पर बांध लिया था। अब आपका आता है 10वां क्वेश्चन, यानी कि चीन का नव सिल्क रोड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। अब बात करते हैं चीन का नव सिल्क रोड, यानी कि बात करते हैं तो प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जुड़े हुए थे। इसका सबसे माना जाना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिम और पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था।
और जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर जाती थी। रेशम मार्ग का ज़मीनी हिस्सा यानी कि बात करें तो 6500 किलोमीटर लंबा था और इसका नाम चीन के रेशम के नाम पर पड़ा, जिसका व्यापार इस मार्ग का मुख्य विशेषता था। इसके मध्य एशिया, यूरोप, भारत और ईरान में चीन के हान राजवंश काल में पहुंचना शुरू हुआ। सिल्क रूट का चीन, भारत, मिस्र, ईरान, भारत, अरब और प्राचीन रोम की महान सभ्यताओं के विकास पर गहरा असर पड़ा। इस मार्ग के द्वारा व्यापार के अलावा ज्ञान, धर्म, संस्कृति, विचार, भाषाएं, विचारधाराएं भिक्षु, तीर्थयात्री, सैनिक, घुमंतु जातियों आज और बीमारियों में फैली। तो इस तरीके से आपका चीन का जो नौ सिल्क रोड था कुछ इस तरीके से आपका था। अब बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, यानी कि सेक्शन ए आपका कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों सेक्शन ए में आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने बताया आपका, यानी कि पहला आपका आदर्शवादी के बारे में बताया, फिर चतुष्पद, सार्क, आसियान, शक्ति के तत्व, यूरोपीय संघ, फिर आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय विधि, और फिर आंशिक परीक्षण संधि, नौशीत युद्ध, और फिर आपका आता है चीन का नौ सिल्क रोड। तो दोस्तों इस तरीके से आपका सेक्शन ए मैंने बताया। सेक्शन बी में आपको बताऊंगा, यानी कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इतना कुछ बताता हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। अब आपका था सेक्शन बी में खंडवा नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र बताइए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, यानी कि इसका अर्थ बताता हूँ कि मुख्य रूप से राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाले राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संज्ञा प्रदान की जाती है। यदि राजनीति के अर्थ का अध्ययन करें तो इसके अंतर्गत तीन प्रमुख बातें सामने आती हैं। पहला आपका आता है, पहला जो आपका आता है वो समुदायों का अस्तित्व, दूसरा आपका आता है समुदायों के बीच मतभेद, तीसरा आता है आपका कुछ समुदायों द्वारा अन्य समुदायों के कार्य को प्रभावित करने का प्रयास। जब इन्हीं बातों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है तब ये तीन बातें सामने आती हैं। पहला आपका क्या आता है, राज्यों के अस्तित्व, राज्यों के बीच मतभेद, और तीसरा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ राज्यों द्वारा अन्य राज्यों के कार्यों में प्रभावित करने का प्रयास। इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्र अपने हित साधन के लिए शक्ति के आधार पर संघर्ष को जिस स्थिति में रहते हैं उसे अध्ययन करने की राजनीति कहलाती है। अब आपको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा है, यानी कि आपको यहाँ पर परिभाषा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है और कतिपय प्रमुख लेखकों की अपनी विचारधाराएं हैं। पहला आपका है थॉमसन के अनुसार राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। दूसरा आपका आता है फेलिक्स ग्रास के अनुसार, यानी फेलिक्स ग्रास के अनुसार क्या कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तीसरा आपका कहता है हैस जे मार्गेथाउ के अनुसार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष। अब आपका इसकी क्या है, आपका इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र बताना है इसमें आपको। अब इसका जो क्षेत्र है संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय एवं क्षेत्र इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। पहला तो आपका आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान पात्र राज्य का अध्ययन, यानी कि पहला आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान पात्र का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र यानी कि एक्टर जिसे कहते हैं राज्य होते हैं, और इसके अंतर्गत राज्यों के बाहरी व्यवहार को अध्ययन किया जाता है। राज्यों में आपसी संबंध बड़े जटिल और कई प्रकार के तत्व जैसे भू राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक, सामरिक तत्वों से प्रभावित होता है। प्रत्येक देश का अपना भौगोलिक महत्व होता है और उसके अनुरूप ही देश को दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध रखने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत के पड़ोसी देश जैसे हैं आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा तथा श्रीलंका, और इसी कारण भारत का सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व है। दूसरा आपका आता है शक्ति,
यानी शक्ति यानी कि पावर का अध्ययन का बल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना बल अधिक बल शक्ति पर दिया जाता है उतना ही कदाचित किसी और विषय में नहीं दिया जाता। प्रोफेसर हैंस जे मार्गेनथाउ ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति को भांति शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो, शक्ति सदैव तत्कालिक लक्ष्य रहती है। फिर तीसरा बात अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन। आधुनिक युग में राज्यों के संबंध द्विपक्षीय ना होकर बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं और राज्यों के बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस तरीके से आपको विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे राज्यों के आपसी सहयोग में के महत्वपूर्ण मंच माने जाते हैं। राज्यों के मध्य आर्थिक, सैनिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि करने हेतु ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण संगठनों के महत्वपूर्ण को बढ़ाने का योगदान दिया है। अब आपका आता है युद्ध एवं शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल। फिर आपका आता है चौथा नंबर युद्ध एवं शांति के गतिविधियों का अध्ययन पर बल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय युद्ध एवं शांति के प्रश्नों से संबंधित है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर आपसी मामलों के समाधान हेतु कभी कभी युद्ध हो जाना स्वाभाविक है और सभी जानते हैं कि अब तो राष्ट्रों से मध्य बिना बंदूक चलाए भी युद्ध हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से आपका आता है विदेश नीति निर्माण में प्रक्रिया का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने हित की रक्षा करने की प्रयत्न करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये था। अब उसके बाद में फिर आपका ये तो आपका था यानी कि इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र। जो प्रकृति थी, प्रकृति मैंने बताया और उसमें आपको क्षेत्र बताया। अब आपका दूसरा आता है, अब आपका आता है इसमें अथवा वाले क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णयपरक सिद्धांत के महत्व को वर्णन कीजिए। यानी कि आपका आएगा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात रिचर्ड स्नाइडर, H.W. बर्क और बर्टन शोपिन ने विदेश नीति के अध्ययन में निर्णयपरक विश्लेषण अपनाने का प्रयत्न किया है। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के बजाय उन अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के अधिमान्य व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है जो अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को निर्धारित एवं प्रभावित करते हैं। निर्णयपरक सिद्धांत विदेश नीति निर्धारण की लंबी प्रक्रिया में लिए जाने वाले निर्णयों के अध्ययन पर जोर देता है। फिर आपका आता है हेडिंग आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को निर्णयपरक सिद्धांत। बहुत ही बढ़िया आपका होगा। इसमें निर्णयपरक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल इकाइयाँ यद्यपि राज्य है, यद्यपि राज्यों का समस्त कार्य संचालन प्रशासन के उच्चाधिकारियों द्वारा ही होता है। राज्य के नाम पर समस्त निर्णय व्यक्ति ही लेते हैं। नाजी जर्मन का व्यक्तित्व हिटलर के व्यक्तित्व का ही प्रतिबंध था और स्वाधीनता के बाद भारत की विदेश नीति के निर्धारण पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अमिट छाप थी। सोवियत संघ की विदेश नीति और पर स्टालिन के व्यक्तित्व पर, चीन के विदेश नीति पर माओ के व्यक्तित्व का अनूठा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार निर्णयपरक दृष्टिकोण उन कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो निर्णयकर्ता कहलाते हैं और उन राज्यों पर भी जो निर्णय करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित मानकर चलता है, जिससे व्यक्ति के विशेष के व्यक्तित्व का उसकी रुचियों, अभिरुचियों और विचारधारा, संस्कृति, धर्म, निर्णय लेने के शक्ति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार राज्य के कार्यों को यानी कि निर्णयकर्ताओं के कार्यों के आईने में देखा जा सकता है। फिर चीन ने सन 1962 ईस्वी में भारत की उत्तरी सीमा पर विशाल पैमाने पर सैनिक आक्रमण किया। इस सन 1965 से 71 तथा 1999 पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया और 1983 में यानी कि ग्रेनाडा के टापू पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी फौजें उतारी और इस प्रकार निर्णय किन कारकों से किस प्रकार किन उद्देश्यों पर प्रेरित होकर लिए जाते हैं उसका पता लगाना निर्णय परक प्रणाली का प्रधान उद्देश्य है। निर्णय लेने का पर्यावरण किस का विशेष महत्व है। व्यक्ति विशेष के निर्णयों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक योग्यताओं का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही राष्ट्र विशेष की परिस्थिति उसके नागरिकों के राष्ट्रीय चरित्रों, मांगों, दबावों और विशेष प्रभाव पर पड़ता है और इसके अतिरिक्त समूची अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था
और अंतर्राष्ट्रीय संकट महाशक्तियों की भूमिका आदि तत्वों भी निर्णय का प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति से संबंधित निर्णय एक विशिष्ट पर्यावरण से माने जाते पर्यावरण के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है तीसरा। अब आपका आता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवाद और वास्तविकता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण आदर्शवाद मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है। यह तर्क और अनुभव के आधार पर समाज और राजनीति के बारे में अपने विश्वासों को प्रस्तुत करता है। इन तथ्यों और घटनाओं का वास्तविक प्रकृति का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकालना वर्तमान युग के इस मत के प्रस्तावक हंस जे मार्गार्थो यानी कि मार्गेंथो के अपने शब्दों में कहा है, क्योंकि इस सिद्धांत मानव स्वभावों को वैसा ही लेता है जैसा वह हर ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में लेता है जिसमें वे हीन होते हैं, इसलिए इस सिद्धांत के यथार्थवादी सिद्धांत कहा जाता है। मार्गेंथो से पहले कुछ भी प्रसिद्ध लेखकों ने यथार्थवादी दृष्टिकोण से अपनाया था। 19वीं सदी में ट्रित्स्के और नीत्शे, एरिच काउफमैन और 20वीं सदी में डेविड ईस्टन, E.H. कैर और क्विंसी राइट निकोलस से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लेखक जैसे स्पाइकमैन इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। यद्यपि यथार्थवादी दृष्टिकोण को कई विद्वानों ने अपनाया है और इन विद्वानों आधुनिक युग में इसे विकसित और व्यवस्थित रूप से वर्णित करने का श्रेय विद्वान प्रोफेसर हंस जे मार्गेंथो और राजनयिक चार्ल्स तोप ने किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवाद को अर्थ प्लेटो द्वारा व्यक्त अमूर्त विचार का यथार्थवाद नहीं है, ना ही इसका अर्थ तत्काल लाभ का राजनीतिक सिद्धांत है। जैसा कि मैकियावेली ने समझाया है, यानी कि मैकियावेली ने समझाया है, यह यथार्थवाद जॉन लॉक द्वारा वर्णित अनुभववाद से भी भिन्न है। अब हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका क्या अर्थ है। यथार्थवाद सुरक्षा और शक्ति की पेचीदगियों और हितों को अपनी मुख्य अध्ययन सामग्री मानता है और यह दृष्टिकोण यानी कि इस दृष्टिकोण से व्यक्ति की धारणा उसका मानना है कि दूसरे लोग हमेशा उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए उसे अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण का आधार यह विश्वास भी है कि किसी राष्ट्रों के बीच विरोध का संघर्ष हमेशा न किसी के रूप में मौजूद रहा है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के लिए संघर्ष जारी है। इन संघर्षों का विरोध को अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, कानून और विश्व सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए राष्ट्रीय नेताओं और राजनयिकों का मुख्य कार्यसत्ता संघर्ष को जीतना है। फिर यथार्थवाद के अनुसार सत्ता संघर्ष की स्थिरता और सर्वव्यापकता ही अंतर्राष्ट्रीय यथार्थ की वास्तविकता है। यही कारण है कि जब साधन और उद्देश्य के बीच नैतिक संबंध की बात आती है तो यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चुप रहता है। फिर सत्ता संघर्ष का कम करने के लिए इस तरह नए अपनाए गए उपाय वास्तव में शक्ति का एक नया संतुलन स्थापित करते हैं। इसलिए विभिन्न विरोधों हितों को संतुलित करके संघर्ष को सीमित करने का प्रयास करना उचित है। इस प्रकार एक बाहुल्यवादी अंतर्राष्ट्रीय समाज में संघर्ष को कुछ हदों तक संयम और संतुलन के सिद्धांत में ही टाला जा सकता है। फिर आपका आता है, इतना ही नहीं, राजनीतिक आदर्शवाद यह भी मानता है कि राष्ट्रीय हित में समन्वय संभव है, लेकिन यथार्थवाद की इस तरह संभावना से इनकार करते हैं। इसलिए आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच विरोधाभास होना स्वाभाविक है। दोनों ही दृष्टिकोण में अपने आप अतिवादी हैं। इसलिए एक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी जो राजनीतिक यथार्थवाद के गुणों को राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान आदर्शवाद के आदर्शों के साथ समेट से जा सके। जॉन हार्ज ने इस दिशा में प्रयास किया कि एक नया दृष्टिकोण बनाया जो यथार्थवादी उदारवाद को नहीं दिया गया था। हार्ज के दृष्टिकोण से यह समझाने की कोशिश करता है कि आदर्शवाद और यथार्थवाद के आरोपों से कैसे बचा जाए। तो ये आपका यथार्थवाद सिद्धांत जो थे वो कुछ इस प्रकार थे। आप बात करेंगे आपके चौथे की अथवा तीसरे के अथवा क्वेश्चन की, इनकी राजनय के साधन के रूप में दुष्प्रचार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अथवा वाले क्वेश्चन में आप लिखते हैं कि राष्ट्रों अथवा समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा
किसी मुद्दे पर चर्चा, एक वार्ता करने की कला भी वह अभ्यास प्रैक्टिस राजनयिक डिप्लोमेसी कहलाता है। आज के वैज्ञानिक युग में कोई देश अलग अलग नहीं रह सकता। इन देशों में पारस्परिक संबंध जोड़ना आज के युग में आवश्यक हो गया है। इन संबंधों को जोड़ने के लिए योग्य व्यक्ति एक दूसरे से दूसरे देश में भेजे जाते हैं। ये व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता और कूटनीति से दूसरे देश को प्रायः मित्र बना लेते हैं। प्राचीन काल में भी एक राज्य दूसरे राज्य में कूटनीतिक संबंध जोड़ने के लिए अपने कूटनीतिक भेजता था। पहले कूटनीति का अर्थ सौदे या लेन देन में, वाक्य में चातुरी, छल, प्रपंच, उसका नया फिर धोखाधड़ी लगाया जाता था। जो व्यक्ति क्रम मूल्य देकर अधिकाधिक लाभ अपने देश के लिए प्राप्त करता था, कुशल कूटनीतिज्ञ कहलाता था। परंतु आज छल प्रपंच को कूटनीति कहीं नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिक दृष्टि से आधुनिक काल में इस शब्द का प्रयोग दो राज्यों में शांतिपूर्ण समझौते के लिए किया गया है। तो डिप्लोमेसी के लिए हिंदी में कूटनीति के स्थान पर और राजनयिक शब्द का प्रयोग होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक परिवार के समान बन गया है। परिवार के सदस्यों में प्रेम, सहयोग, सद्भावना तथा मित्रता का संबंध जोड़ना एक कुशल राजनज्ञ का काम है। फिर आपका आता है पहले राजनयिक डिप्लोमेसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ आप समझ लो कि राजनयिक शब्द का जो अंग्रेजी शब्द है डिप्लोमेसी का हिंदी का रूपांतरण है। डिप्लोमेसी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डिप्लाउन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मोड़ना अथवा दोहरा करना। ग्रीक राज्यों के पतन के बाद रोमन साम्राज्य का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य में पासपोर्ट एवं सड़कों के अनुबंध के पत्र दोहरे करके सील दिए जाते थे। फिर आपका आता है इसकी परिभाषा क्या है। राजनयिक शब्द का प्रयोग विचारकों द्वारा अनेक अर्थों में किया गया है। हेनरी निक्सन के अनुसार कभी उसका प्रयोग विदेश नीति के समानार्थक के रूप में लिया जाता है, और जैसे भारतीय राजनयिक पड़ोसी देशों में सफल रहा है, कभी इसी शब्द द्वारा संधि वार्ता को इंगित करता है, जैसे इस समस्या का राजनयिक द्वारा सुलझाया जा सकता है। अब बात करेंगे आपके फिर राजनयिक की विविध रूप जो आपकी है, यानी कि इसके जो साधन है, यानी कि साधन राजनयिक एवं विदेश नीति, फिर उसके अलावा राजनयिक का विविध रूप, फिर राजनयिक प्रशिक्षण संस्थान। तो ये इनके जो यानी कि साधन है ये कुछ इस प्रकार थे। अब आपका चौथा क्वेश्चन आता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपका आता है, चौथा क्वेश्चन है भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अब आपका आता है भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों के वजह से तनाव रहे हैं। यानी कि जो आपका चुनौती वाली जो वर्णन करना है, यानी कि चौथा क्वेश्चन आपका है, इसमें आपका कहा गया है इन देशों में इस रिश्तों का मूल कारण भारत के विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों का आज तक उलझाए है और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक समझौते व युद्ध कर चुके हैं। इन देशों में तनाव मौजूद, जबकि दोनों ही देश भारत के इतिहास, सभ्यता, भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर यानी कि उरी आतंकी हमला में उसका परिणाम क्या था, यानी कि 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारत के 18 जवान शहीद हो गए और सैन्य बलों की कार्यवाही में भी 4 आतंकी मारे गए। और इसी तरीके से कुछ आपका यानी कि यह भारतीय सेना ने यहाँ पे आपको सैन्य बलों की कार्रवाई भी 4 आतंकी मारे गए, यानी कि जिसमें भारतीय 18 शहीद हुए तो सैन्य बलों की कार्रवाई भी 4 आतंकी मारे गए। यह भारतीय सेना पर भी किया गया। लगभग 20 सालों में ये सबसे बड़ा हमला था। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले को बहुत गंभीरता से लिया और पहले हुए हमलों यानी पठानकोट आदि इस तरह हमले में भी आतंकवादियों के पाकिस्तान के संबंध होने के प्रमाण मिले हैं, जिसके कारण भारत भर में पाकिस्तान के प्रति रोष प्रकट हुआ और भारत
सरकार ने कई अप्रत्याशित कदम उठाए हैं जिनमें भारत पाकिस्तान संबंध प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर विश्व भर में पाकिस्तान को जल्द अलग थलग करने का मुहिम छेड़ दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत का विदेश मंत्री में आतंक का पोषण करने वाले देशों की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में खून और पानी के साथ नहीं बह सकते के साथ ही भारत में सिंधु जल संधि की समीक्षा शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इस युद्ध की कार्यवाही बताया और भारत के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग की धमकी दी। संधि रद्द होने के डर से पाकिस्तान ने विश्व बैंक का दरवाज़ा खटखटाया। भारत ने नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले सदस्य शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने की घोषणा की, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान व भूटान ने भी भारत का समर्थन करते हुए बहिष्कार की घोषणा की। भारत ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर पुनर्विचार घोषणा की और फिर 29 नवंबर 2016 को भारत के जो DGMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। तो ये उनकी जो प्रभावित करने वाले प्रमुख चुनौतियों का वर्णन था, कुछ इस प्रकार था। अब बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन में, भारत नेपाल संबंधों को वर्तमान स्थिति एवं संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। अब आपका आता है, भारत और नेपाल के मध्य संबंध में अनादिकाल से है। दोनों पड़ोसी राष्ट्र, इसके साथ ही दोनों राष्ट्रों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई एवं ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है। स्वतंत्र भारत और नेपाल ने अपने विशेष संबंधों में 1950 के भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि के द्वारा नई ऊर्जा दी। अब इसमें आपको यानी इसकी वर्तमान स्थिति और इनके जो संभावनाओं इनकी संभावनाएं हैं उस पर प्रकाश डालिए। ये आपकी वर्तमान स्थिति की, इसमें आपका आता है यानी कि भारत करीबी पड़ोसी में आपका आता है, भारत नेपाल के मध्य संधि एवं मैत्री की संधि 1950 से भारत और नेपाल के बीच विशिष्ट संबंधों की शुरुआत रहा। इस संधि के प्रावधानों के अंतर्गत नेपाली नागरिकों ने भारतीय नागरिकों के समान भारत में सुविधाओं और अवसरों का अभूतपूर्व लाभ उठाया। वर्तमान में लगभग 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते और काम करते हैं। भारत और नेपाल के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत का दौर चलता रहा है और तथा यात्राएं भी नियमित रूप से होती रहती हैं। नेपाली प्रधानमंत्री श्रीमान सुशील कोइराला 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने भारत आए थे। और फिर इसका राजनीति क्या है कि नवंबर 2005 में दिल्ली में 7 दलों के गठबंधन और माओवादियों के बीच 12 बिंदु की सहमति से भारत सरकार ने शांतिपूर्ण समाधान और समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के लिए नवंबर 2006 में ऐतिहासिक व्यापक शांति समझौते द्वारा निर्धारित रूपरेखा का स्वागत किया। शांति। फिर आपका आता है आर्थिक। 1996 ईस्वी में भारत को नेपाल का निर्यात 11 से गुना अधिक और द्विपक्षीय व्यापार में 7 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। सन 1995 से 96 में नेपाल के कुल बाहरी व्यापार का 29.8% का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 13-14 में 66% पहुंच गया। नेपाल से भारत की निर्यात 1965-66 में 230 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2003 में 37.135 अरब रुपये हो गया और 1965-96 के अंतर्गत ये आपका निर्यात 15.25 अरब रुपये से बढ़कर 13-14 से तो आपका 2 लाख यानी कि 2.95 खरब यानी 4.81 अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत में नेपाल का निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं जो होते हैं पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन और स्पेयर पार्ट्स मशीनरी। फिर इसके अंदर फिर नेपाल में भारत का निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तुएं आपका पॉलिस्टर का धागा हो गया, जूट का सामान का धागा, फिर आपका जड़ाई सीट, पैकेज, जूस, इलायची, पाइप, जूते और सैंडल, पत्थर, रेत इत्यादि होते हैं आपके। फिर वर्तमान संबंध की बात करें तो नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री KP ओली ने प्रधानमंत्री पद से संभालकर सबसे पहले भारत के दौरा किया। इनके इस दौरे में दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत हुए। जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया तब भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने राहत सामग्री और NDRF के जवान सहायता के लिए भेज देते। इसी तरह भारत हर समय नेपाल की सहायता करता रहा है। भारत और नेपाल के बीच सबसे बड़ा तनाव 2015 में मधेसियों का विरोध पर बढ़ा। मधेसी वहाँ के तराई क्षेत्र में रहने वाले
रहने वाले लोग हैं। जब 2015 में नया संविधान बना तो वहाँ संविधान के इस तरह की व्यवस्था की गई कि थारू मधेसी जनजाति लोगों को नेपाली संसद में जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व कम मिला और नेपाली पहाड़ी लोगों को अधिक मिला, जिसके चलते मधेसियों के 2015 में भारत नेपाल सीमा पर सड़क जाम किया, जिससे भारत से नेपाल जाने वाले सामान का आवागमन बंद हो गया और नेपाल ने भारत पर आरोप लगाया कि आंदोलन भारत समर्थित है। अभी हाल में नेपाल द्वारा मानचित्र में लिपुलेख का क्षेत्र अपनी मानचित्र में शामिल किया, जो भारत और नेपाल के बीच वर्तमान विवाद का मुख्य कारण है। अब बात करते हैं आपका पाँचवा, यानी कि विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों एवं उनके महत्व का उल्लेख कीजिए। अब पाँचवा आपका आता है भूभाग की दृष्टि से, यानी कि भारतीय विदेश नीति। भूभाग की दृष्टि से भारत विश्व में 7 नंबर और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। इसलिए भारत की विदेश नीति विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी क्योंकि भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। भारत अब एक स्वतंत्र और प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हम संसार के अन्य राष्ट्रों से निकट हैं और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने तथा सहयोग और शांति कायम रखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। फिर आपका विदेश नीति का अर्थ क्या आता है कि विदेश नीति वह नीति या दृष्टिकोण है जिसके द्वारा कोई राष्ट्र विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ व्यवहार करता है, जिसमें संबंधों का निर्माण से उनसे दूरी अथवा अनुकूलता या प्रतिकूलता बनाई जाती है। यदि देखा जाए तो विदेश नीति वह कला है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शुद्ध आधार प्रस्तुत करती है। फिर आपका जॉर्ज मोडलेस्की के अनुसार विदेश नीति एक राज्य की गतिविधियों की सुव्यवस्थित व विकासशील रूप है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि यदि मोडलेस्की की परिभाषा की विवेचना की जाए तो इसके निम्न तथ्य सामने आते हैं। पहला, अपनी इच्छा अनुसार दूसरे राज्यों की गतिविधियों का पर नियंत्रण। दूसरा, अपनी गतिविधियों का व्यवस्थित रूप से विकास। तीसरा आपका आता है आवश्यकता अनुसार अपनी गतिविधियों में परिवर्तन, इन पर भी नियंत्रण रखना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास। एंडरसन व क्रिस्टल के अनुसार विदेश नीति सिद्धांतों एवं निर्धारण का क्रियान्वयन करती है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण निम्नलिखित तत्व में प्रस्तुत करता है। पहला, नीति के निर्धारण एवं क्रियान्वयन। दूसरे राज्यों के आचरणों को अपने हितों में अनुसार प्रभावित करना। फिर आपका था भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्व। भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्व इस प्रकार है। पहला आपका था राष्ट्रीय हित में। राष्ट्रीय विदेश नीति में राष्ट्रीय हित में सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक देश अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करता है और उसके लिए राष्ट्रीय स्वार्थ सुरक्षित रह पाएँ। दूसरा आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। भारत के विदेश नीति का निर्धारक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वृद्धि करना। तीसरा आपका हेडिंग आता है राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण तथा सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। यानी कि भारत की विदेश नीति की आदर्श राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। फिर आपका चौथा, राष्ट्र की प्रतिष्ठा और आदर्श। एक शांति प्रिय तथा नैतिकता से पूर्ण मनोवृत्ति वाला राज्य अपने शक्ति का प्रयोग यकायक नहीं करता है। वह संघर्ष शांतिपूर्ण तरीकों से ही हल करने में रुचि लेता है और उन पर सभी राष्ट्रों के सहयोग करता है। फिर आपका सांस्कृतिक कारक। पांचवा आपका आता है सांस्कृतिक कारक। विदेश नीति को निर्धारित करने में सांस्कृतिक कारकों का महत्व होता है। अपनी परंपराएं, सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों को ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्माण करते हैं। फिर आपका था भौगोलिक स्थिति। ये 2 तरह से प्रभावित करती है। पहला तो स्थित और दूसरा आपका आता है देश के अंदर में संसाधन तथा उसका उपयोग। यदि कोई राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति में है तो अपनी ही प्रकार विश्व बाजार में उपयोग दे सकता है। फिर आपका आता है तो ये आपका यानी कि महत्व और इनके तत्व जो थे वो आपको मैंने बताया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके चलते हैं, यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन पे राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख अवयवों का तथा उनके महत्व का उल्लेख कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका
अब आपका आता है अथवा वाले क्वेश्चन में, राष्ट्रीय शक्ति का अवयव। किसी राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। जो राष्ट्र जितना अधिक शक्ति संपन्न होता है, वह राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को उतना ही अधिक असफलता से यानी कि असफलताओं से प्राप्त कर लेता है। राष्ट्रीय हितों में सबसे बड़ा हित राष्ट्रीय शक्ति को बनाए रखना तथा इसे बढ़ाना ही यह किसी राष्ट्र का आकांक्षाओं तथा आशाओं से पूरा करने का साधन है। इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को धुरी है। फिर आपका बात करते हैं राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार। जो आपके राष्ट्रीय शक्ति प्रकार, पहला तो है सैनिक शक्ति, दूसरा आपका आता है आर्थिक शक्ति, फिर आपका आता है मनोवैज्ञानिक शक्ति। तो इस तरीके से आपका शक्ति है। और अब बात करेंगे आप में, यानी कि जो राष्ट्र जितना अधिक शक्ति संपन्न होता है वो उसका जो महत्व है वो आपको मैंने बताया। इसमें आपको थोड़ा बहुत बता दें, इसके प्रमुख तत्व हैं। सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं, परस्पर निर्भरता रखते हैं। इन तत्वों को वस्तुनिष्ठ रूप से मापना कठिन होता है। उनके संबंध में अनुमान ही लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद में आपका आता है इनकी सही मात्रा में आकलन इसलिए संभव नहीं है सकता क्योंकि ढांचागत एवं तकनीकी परिवर्तनों के कारण इनमें बदलाव संभव है। चौथा, राष्ट्रीय शक्ति किसी एक तत्व से नहीं बल्कि विभिन्न तत्वों के विशेष परिस्थिति में योग पर आधारित होती है। इन्हीं अपनी प्रवृत्ति के स्वरूप में के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर आपका आता है विभिन्न विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया है, जिसे मार्गेंथाउ ने दो भागों में यानी कि अस्थायी एवं परिवर्तनशील में बांटा है। इनके साथ जहाँ भूगोल है वहाँ प्राकृतिक संसाधन स्थायी है और वही सैन्य तैयारी यानी आबादी, राष्ट्रीय चरित्र, राजनय व सरकार का परिवर्तनशील है। अब आपका नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका छठवां, जो आपका आता है छठवां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आधुनिक राज्य व्यवस्था की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मैं आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आधुनिक राज्य व्यवस्था। साधारण शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ है राज्यों के मध्य राजनीति करना। यदि राजनीति के अर्थ का अध्ययन करें तो तीन प्रमुख तत्व सामने आते हैं। पहले तो आपका सामूहिक अस्तित्व, दूसरा सामूहिक के बीच असहमति तथा तीसरा आपका समूह तत्व अपने हितों की पूर्ति। इस तरह यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकलन करें तो राज्यों का अस्तित्व आता है, फिर राज्यों के बीच संघर्ष करना, तो इस तरीके से आपका आता है। फिर आपको बता दें यहाँ पे आपको आधुनिक युग राज्यों के बीच बहुपक्षीय संबंधों का युग है। राज्यों के इन बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों राज्यों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सैन्य, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग के मार्ग प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मैंने बताया है। थोड़ा बहुत आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और जान लो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन के साथ ही प्रमुख राज्यों में अंतर सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों, असरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका में भी अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कभी कभी आपका आता है, फिर आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय में राज्य व्यवस्था जो है उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिसकी राज्य व्यवस्था है, इन परिभाषाओं को बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अभी बदलाव के दौर पर गुजर रही है। इसके बदलाव प्रक्रिया अभी स्थायी रूप से स्थापित नहीं हुई है। एक अन्य बात उभर कर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत जटिल होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का इतिहास ज़्यादा प्राचीन नहीं है बल्कि 19वीं शताब्दी के उपज है। स्पष्ट रूप से देखा कि बेल्ज विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वुड्रो विल्सन पीठ के 1919 में स्थापना, इसका इतिहास प्रारंभ होता है। इस पीठ के प्रथम आसीन होने वाले इतिहासकार प्रोफेसर एल्फ्रेड जेमरन थे तथा बाद में अन्य प्रमुख विद्वान जिन्होंने इस पीठ के सुशोभित किया। उनसे प्रमुख थे C.K. वेबस्टर, E.H. कार्पी, उसके बाद में फिर P.A. रेनाल्ड, W. मार्टिन, फिर आपका T.E. इवानिस आदि। उस समय अन्य विश्वविद्यालय के संस्थानों में इसी प्रकार व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी। फिर आपको आता है पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद
पूर्व इतिहास, कानून, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि विद्वान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अलग अलग पहलुओं पर विचार करते थे। मुख्य रूप से इतिहासकार ही इसका अध्ययन राजनयिक इतिहास तथा अन्य देशों के संबंधों के इतिहास के रूप में करते थे। इसके अंतर्गत कूटनीतिज्ञ व विदेश मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा होता था। इस प्रकार इस युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का सबसे बड़ा काम गंभीर सामान्य हितों का विकास रहा। इस काल में केवल राजनयिक इतिहास का वर्णनात्मक अध्ययन मात्र ही हुआ। परिणाम स्वरूप इसमें वर्तमान तथा न ही भावी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की कोई मदद मिली। इस युग में मात्र उपलब्धि 1919 में बेल्स विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को पीठ की स्थापना की। तो इस तरीके से आपका ये रहा। अब बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन में। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये वाला करिए, नहीं आप संयुक्त राष्ट्र संघ को समझ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या आता है आपका? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आता है विश्व शांति को स्थापित करना, युद्धों को रोककर विश्व में शांति स्थापित करना राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य था। इसके लिए पर संविदा में कई धाराएं थी, जिनमें कुल व्यवस्थाएं निम्नलिखित प्रकार थी। पहला तो आपका शुद्ध प्रारंभ करने के यानी कि अधिकार में प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा, किसी राष्ट्र के युद्ध प्रारंभ करने की स्थिति उत्पन्न करने पर यानी कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर फिर सैनिक कार्यवाही करने की व्यवस्था की थी। तीसरा, निशस्त्रीकरण करने की प्रमुख व्यवस्था। फिर दूसरा हेडिंग होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास। राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों से कहा गया है कि वे अपने देशों व उन देशों के में जिनके साथ उनके व्यापारिक संबंध हैं, उनके स्त्री, पुरुष व बच्चों के लिए न्यायप्रद व मानवतापूर्ण स्थितियों का उत्पन्न करें और अधीन देशों की जनता के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। तीसरा का प्रशासनात्मक कार्य यानी कि प्रशासनात्मक कार्य। राष्ट्र संघ के शासन कार्यों में सांद्र की घाटी तथा डेंजिंग के स्वतंत्र नगर को प्रशासन विशेष महत्व रखता है। इन दोनों के शासन की व्यवस्था वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की सौंपी गई थी। चौथा हेडिंग आपका है मैंडेट संबंधित कर। विश्व यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शत्रु राष्ट्रों के छीने गए प्रदेशों का शासन राष्ट्र संघ को सौंपा जाना ही मैंडेट व्यवस्था है। राष्ट्र संघ ने ऐसे प्रदेशों का शासन विभिन्न देशों के अधीन कर दिया था, जिन्हें अपनी प्रशासन में संबंधी रिपोर्ट परिषद को देनी पड़ती थी। पांचवा आपका आता है अल्पसंख्यकों का संरक्षण। यूरोप के विभिन्न राज्यों में उस अल्पसंख्यकों की लगभग 3 करोड़ थी। इन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भार पेरिस सम्मेलन को और उसके बाद कई संधियों ने राष्ट्र संघ को सौंपा। अल्पसंख्यकों अपनी शिकायत का आवेदन पत्र राष्ट्र संघ को भेज सकते थे। फिर छठवां हेडिंग आपका आता है गैर तकनीकी कार्य, जैसे स्वास्थ्य संबंधी कार्य, आर्थिक पुनर्निर्माण व सहयोग के लिए प्रयास करना, स्त्रियों व बच्चों के शोषण को रोकना, शरणार्थियों की समस्या का हल करना आदि ये इनके प्रमुख कार्य थे। फिर इनकी जो भूमिका थी वो आपको बता दें थोड़ा सा कि राष्ट्र ने अपने जीवन काल में लगभग 70 विवादों को कुशलतापूर्वक समाधान किया था। शांति स्थापना के मुद्दे की उद्देश्य से स्थापित इस संस्था के अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, जिनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रमुख थी। पहला तो आपका आता है सन 1920 ईस्वी में जर्मनी ने कुछ प्रदेश यूरोपेन और बेल्जियम से छीनने का प्रयास किया। फिर दूसरा का सन 1924 ईस्वी में सन 1926 तक टर्की और ग्रेट ब्रिटेन के मध्य उत्पन्न हुए विवादों को सुलझाया गया। फिर तीसरा आपका आता है सन 1925 में सीमाबंदी के प्रश्न और पर यूनान तथा बुल्गारिया से झगड़ा हो गया और राष्ट्र संघ ने यूनान को दोषी ठहराया। चौथा, वर्साय संधि के द्वारा सार प्रदेश तथा राष्ट्र संघ का अधिकार स्वीकार किया गया था। फिर पांचवा आपका आता है राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त राष्ट्र संघ ने सामाजिक एवं जन कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इस क्षेत्र में उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना करना था। तो इस तरीके से इनकी भूमिका थी और इनका जो कार्य थे आपको मैंने बताया। अब बात करते हैं, ये आपका सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन सी की तरफ एक बार रुक करते हैं। यानी कि मैंने आपको सारी सेक्शन सी में आपका लॉन्ग आंसर है। नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्द में। ये आपका 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां क्वेश्चन आता है। ये चीज़ें ये आपका तो बहुत बड़ा इसमें आपके 2-2 पेज के आते हैं, 5-5 पेज में आपको लिखने होते हैं।
तो इससे आप लोगों को थोड़ा अपने आप को थोड़ा अपने से खुद से, यानी कि मैंने इसका वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो इसमें आप लोगों को वहाँ से फिर आपको पढ़ना पड़ेगा वीडियो से, क्योंकि इसका अलग अलग मैंने वीडियो बनाया है। तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़िए, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा वीडियो से। और जो मैं आपको सॉल्व करवाने वाली जो चीज़ें थी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन जो आपका है, वो शक्ति संतुलन के विचार के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए। 8वां आता है खेल सिद्धांत क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए। 9वां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो 10वां आपका आता है शीत युद्ध के ऐतिहासिक महत्व एवं अंत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर 11वां क्वेश्चन आपका आता है यूरोपीय यूनियन की वर्तमान भूमिका एवं दिशा, यहाँ पर एक संतुलित निबंध लिखिए। तो ये आपका सेक्शन सी है, यानी सेक्शन सी के क्वेश्चन में आपको अपलोड वीडियो में मैंने आपको एक एक क्वेश्चन आपका अपडेट कराया है और पढ़ाया भी गया है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं मिला है वो मैं आपको जल्द ही अपडेट करा दूंगा पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को और कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और वीडियो में आप लोग को ज़रूर मज़ा आएगा कि इस तरीके से क्लास आप लोगों को मिलता रहता है। और मैं अदर यानी अलग अलग सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर ज़रूर अपडेट करा रहा हूँ। तो मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये रही कि अगर आप लोग उसका PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर अपना PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।